हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स के लिए स्टडी किया था कि इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसी के रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज और उसके आगे के टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करना है हमें। 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन है आपको ट्रायंगल्स और पॉलीगन्स के लिए, तो वो हमें स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि दैट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट और अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन गिवन है, उससे यूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज all circles are dash congruent और similar। सो मुझे पता है कि अगर मेरा रेडियस चेंज हो जाएगा तो डायग्राम कॉन्ग्रुएंट तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, सिमिलर। और हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है कि ऑल सर्कल्स कैन बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कौन से होंगे? ऑल सर्कल्स विद इक्वल रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर स्टेटमेंट होता कि ऑल सर्कल्स विद इक्वल रेडियस आर, सो मेरा आंसर क्या होता? कॉन्ग्रुएंट भी आता और सिमिलर भी आता। उस केस में मल्टीपल आंसर हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि रेडियस के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो मेरा आंसर सिर्फ क्या होगा? इट इज सिमिलर। चलिए उसके आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, दैट ऑल स्क्वायर्स आर डैश। अगेन इट इज अ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या सिमिलर, तो हमें ये भी पता है कि ये भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है कि सिमिलर। तो सिमिलर होगा क्योंकि स्क्वायर्स की साइड अलग अलग होगी, तो स्क्वायर्स इक्वल पोजीशन में नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट ऑप्शन वैलिड नहीं होगा। सो मेरा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे भी? सिमिलर। सो देयरफॉर माय आंसर इज सिमिलर। चलिए थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल। चलिए आइसोस्केलस ट्राइंगल में तो क्या होता है, साइड अगर वेरी करेगी तो बेस भी चेंज हो जाएगा। आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल बट दिस साइड इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है इस केस में, मतलब कि ये केस आपको कभी भी सिमिलरिटी केस नहीं देगा। बट इक्विलेटरल में क्या होता है, सबको पता है कि इक्विलेटरल में ऑल एंगल्स 60 होंगे हमेशा। साइड की लेंथ कुछ भी हो जाए, एंगल्स तो हमेशा क्या रहने वाले हैं, 60 रहने वाले हैं। तो मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पे भी वर्ड क्या हो जाएगा कि दैट आइसोस्केलस विल नॉट बी सिमिलर विद अदर आइसोस्केलस ट्राइंगल but all equilateral triangles are similar to another equilateral triangle. So therefore यहाँ पे आंसर आएगा equilateral। चलिए उसके बाद वाली बात करेंगे। फोर्थ वन गिवन है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ अ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash and options are equal and प्रोपोर्शनल। सो मुझे बोला गया इफ टू पॉलीगन्स, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है लास्ट वीडियो में, इफ टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर आर सिमिलर, सो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब ए में आएगा आपका आंसर इक्वल, और बाकी बच गया एक ऑप्शन, उसमें बी कंपलसरी आना ही चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो पहला आंसर आ जाएगा इट इज इक्वल एंड द सेकेंड वन इट इज प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर वर्ड और डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है वो आपको याद रहनी चाहिए। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर द पेयर ऑफ, फर्स्ट केस सिमिलर डायग्राम्स और सिमिलर फिगर्स। चलिए दो एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स मैंने बताया था टू सर्कल्स, टू स्क्वायर्स, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कैन बी सिमिलर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टू और मोर स्क्वायर्स, और सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टू और मोर सर्कल्स, सिमिलरली टू और मोर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं यूज कर सकते बिकॉज उसकी साइड का प्रोपोर्शन सेम नहीं आएगा हर बार, इसीलिए। और सेकेंड क्वेश्चन मुझे पूछा गया है इसके लिए कि नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है पहला कि स्क्वायर एंड अ रोम्बस,
दोनों कभी सिमिलर नहीं होते, हमने अभी देखा है जस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, ये भी इक्वल नहीं होता। फिर उसके अलावा अगर आपको लिखना है तो सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल, सर्कल एंड रोम्बस, ट्राइंगल एंड सर्कल, सर्कल एंड स्क्वायर, ये सारे केसेस हैं जो नॉन सिमिलर फिगर्स आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। मुझे बताना है कि फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है, उसको मुझे यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं डायग्राम मुझे क्या गिवन है। देखिए पहला है PQRS और सेकंड गिवन है ABCD। अब मुझे डायग्राम से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है और ये क्या है, एक रोम्बस है। और हमने अभी पढ़ा कि स्क्वायर और रोम्बस कभी भी सिमिलर डायग्राम नहीं होते हैं। सो इन केस कि मुझे यहाँ पे लिखना है तो रीज़न क्या लिखूंगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री ABCD। बट यहाँ पे आप एक भी एंगल देख सकते हैं कि PQR और S में से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना सकते हैं। सो देयरफॉर द रीजन इज नॉट सिमिलर एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये दोनों डायग्राम सिमिलर नहीं है। आ जाएगा आइडिया क्या करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये सिमिलर डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल के बारे में, सिमिलरिटी के बारे में क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम पॉलीगन्स के लिए स्टडी किया था, पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए अब हम इसे क्या करेंगे, उसको हमें यहाँ पे देखना होगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, कैसा कुछ करेंगे ताकि हम लोग इसके लिए इसमें आंसर मिल सके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो जो डेफिनेशन पॉलीगन्स के लिए थी वही ट्राइंगल के लिए, बिकॉज ट्राइंगल इज अ वन काइंड ऑफ पॉलीगन ऑल्सो। सो यू कैन से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, केस नंबर 1 अगेन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो मुझे पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाके होगा। और सेकेंड क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio or proportional. So corresponding sides are in a same ratio or proportional होने चाहिए, तो जाके कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। चलो ये सिमिलरिटी आई कहाँ से, कैसे ये बना चला कि ट्राइंगल्स के बारे में आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि नोट दैट इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ये एक नोट याद रखना होगा कि अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वल एंगल ट्राइंगल, सो शॉर्ट फॉर्म इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अब ये आया कहां से, इसे यूज किसने किया, तो बात आती है दैट अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिव्स द इंपॉर्टेंट ट्रूथ रिलेटिंग टू द टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। उसने विच इज एज फॉलोज, उसने एक स्टेटमेंट दिया फॉर द इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। एक ग्रीक मैथमेटिशियन था थेल्स, विच गिव्स दिस इंपॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट द इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। वो स्टेटमेंट क्या बोला था उसने, वो देखेंगे। सो ही गिव्स दैट द स्टेटमेंट दैट द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर इज ऑलवेज सेम। मतलब कि अगर दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल आपके पास हैं तो उसकी किसी भी दो साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। एनी टू साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, तो किसी भी दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल के लिए उसके किसी भी दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ऑलवेज क्या मिलेगा, आपको इक्वल ही मिलेगा। चलिए इसे प्रूव करने के लिए उसने क्या किया कि ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए उसने, it is believed that he had used a result called the basic proportionality theorem for the now known as a Thales theorem for the result. उसने इसे प्रूव करने के लिए थियरम यूज किया। द थियरम वॉज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, शॉर्ट फॉर्म BPT थियरम, और या तो उसे हम कह सकते हैं थेल्स थियरम।
तो उसने एक थियरम यूज़ किया इसे प्रूव करने के लिए। थियरम क्या कहता था, चलिए जैसे कि थियरम की बात करता हूँ, तो ये थियरम अब आपके सिलेबस में इस साल नहीं आने वाला है, इसका प्रूफ दैट। बस मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि ये थियरम का स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम में स्टेटमेंट भी नहीं आ सकता, बट मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे आप इसका स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो फॉर प्रूफ दैट, क्योंकि उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। चलिए, तो स्टेटमेंट क्या था थियरम का वो देखेंगे। द स्टेटमेंट इज थियरम 6.1 that if a line drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points or different points, then the other two sides are divided in the same ratio। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से देखिए, किसी भी एक साइड से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो ये वाली साइड से क्या है पैरेलल, तो इसे क्या करेगा, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड करेगा। अब मुझे दो दो तीन चार लाइन सेगमेंट मिले, एक लाइन सेगमेंट ए है, इसे बी कह देता हूँ, इसे सी कह देता हूँ और इस पार्ट को कह देता हूँ डी। तो अगर मैं अब ए डिवाइडेड बाई बी करूँ और सी डिवाइडेड बाई डी करूँ, तो इनका प्रोपोर्शन मुझे क्या मिलेगा, इक्वल। सो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि दैट अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, मतलब कि ए और बी का रेशियो निकालेंगे और सी और डी का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वी एंगुलर कैसे बनता है वो बता रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, और ये एंगल भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल क्या होगा, कॉमन। तो ये एक छोटा ट्राइंगल और ये एक बड़ा ट्राइंगल, दोनों क्या बन गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। सो दैट्स वाई इक्वी एंगुलर ट्राइंगल के दो साइड्स हमेशा क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो इसके लिए ये थियरम उन्होंने प्रूव किया था। तो आपको याद रखना है कि ये थियरम कैसे बनता है, स्टेटमेंट याद रखनी है। अगेन स्टेटमेंट क्या है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio or same proportion। चलिए, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं ट्राइंगल के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये रेशियो में लिखना कैसे है। तो मैं लेट अज्यूम कर लेता हूं कि लेट अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड्स ऑफ अ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डिस्टिंक्ट पॉइंट डी एंड ई एंड इट इज़ पैरेलल टू बी सी। मैंने बोला गया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे, कि ए बी और ए सी एक ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, जिसमें एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट पे डी और ई को, और वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी सी से। तो इस तरीके का मुझे एक डायग्राम देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये मेरा बेस बी सी हो गया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। तो मैंने कहा था कि आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इक्वल रेशियो, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो पहली साइड हो जाएगी ए डी और उसके साइड नीचे क्या बनेगा, डी बी, और इसके इक्वल में ये वाली साइड आएगी ए ई और उसके नीचे क्या मिलेगा, ये वाली साइड विच इज़ ई सी। तो ये प्रोपोर्शन, मतलब कि ये साइड का और इसका रेशियो और ये साइड का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। सो देयरफॉर यू कैन से द थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट फर्स्ट केस ए डी ओवर बी डी और डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। और उसमें से आप एक और रिजल्ट बना सकते हो कि अगर मैं ए डी का रेशियो ए बी ट्राइंगल से निकालना चाहूँ तो वो भी इक्वल होगा, किससे, ए ई का रेशियो निकालूंगा ए सी के साथ। सो यहाँ पे एक और रिजल्ट बन के आएगा कि दैट ए डी ओवर ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए ई ओवर ए सी। तो स्मॉलर साइड और बिगर साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, जिससे आप इसे इजीली प्रूव कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। तो ये एक थियरम है जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एक और केस यहाँ से बन के आ जाता है कि यहाँ पे सपोज एक लाइन है पर इससे मल्टीपल लाइन आ गई तो क्या करेंगे। सो मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अब पैरेलल लाइन्स कितनी हो गई ज़्यादा, कि B1 C1 हो गया, B2 C2 हो गया, B3 C3 हो गया, B4 C4 हो गया। तो हर एक लाइन के लिए आप अलग अलग रेशियो लिख सकते हो, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ पहला रेशियो B1 और B1B का रेशियो इक्वल होगा किसके साथ, AC1 और C1C के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट रेशियो अगर मुझे निकालना है कि अब मैं B2 और C2 की बात करता हूँ कि ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सपोज ये सारी लाइन मैं निकाल देता हूँ। अब मैंने B1 C1 की जगह अब मैंने ज्वाइन कर दिया है B2 C2 को, तो मेरा नेक्स्ट रेशियो होगा AB2 ओवर B2B इज इक्वल्स टू AC2 ओवर C2C। सिमिलरली अगर मैंने B3 और C3 को ज्वाइन कर दिया
सो नेक्स्ट रेशियो मुझे मिलेगा AB3/B3C और AC3/C3C। और वैसे ही मुझे अगर B4C4 को ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा AB4/B4B एंड AC4/C4C। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है इसे समझने के लिए। आप मल्टीपल लाइन जितनी भी होगी सबके लिए ये बीपीटी थियरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना रहेगा। तो आज के वीडियो में बस यहाँ पे हम रुक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।